यश चोपड़ा जी के घर पे हम लोग बैठे थे और अमित जी आए थे वहाँ पे गाना की रिहर्सल करने। तो पहले मैं तो उनको हमेशा टीवी पे देखा था, यहाँ देखा तो मैं तो उनके घुटने तक था। तो देख के आश्चर्य हो गया कि अमिताभ जी को मैंने अपनी आंखों से देखा। एक तो ये, फिर मेरे हाथ में मेरी फ्लूट थी छोटी की, ये क्या करते हैं बाबूजी? मेरा बच्चा है, जरा बजाता है। अच्छा बजाता है, बजाओ, सुनाओ जरा मुझे। बांसुरी की धुन बहुत मनमोहक होती है। अगर आप कहीं दूर से कृष्ण बांसुरी बजाते थे, और एक हमारे साथ हैं, उनका नाम है, ग्रैमी जीत चुके हैं, राकेश चौरसिया, वो भी बांसुरी बजाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने कृष्ण को तो नहीं देखा है, लेकिन हरि प्रसाद चौरसिया ही मेरे कृष्ण हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो उस पर बाद में आएंगे। सबसे पहले तो ये बताइए, जब ग्रैमी मिला आपको, तो चूँकि वहाँ पे होते हैं तभी पता चलता है ना ग्रैमी मिला, तो वो कैसा होता है कि एकदम हिरन की तरह इधर उधर देखने लगते होंगे कि ये क्या हो गया अचानक से? पहली बात तो उस क्षण का इंतज़ार होता है कि वो कब आएगा, भाई हमारा टाइम कब आएगा, कब आएगा। अब जैसे वो नज़दीक आता है तो बड़ा उत्सुक होता है आदमी कि पता नहीं अब क्या होगा। वो लिए इतना उम्मीद, जो बाहर वाले दोस्तों तो ठीक है, हमारे घर वालों ने, हमारे बीवी बच्चे ने इतना उस पर जोर दिया था कि आप जा रहे हो तो लेके ही आना। हाँ ठीक है, सबको बोल तो रहते, पर जैसे ही वो आया नाम, और जैसे नाम हमारा एल्बम का अनाउंस हुआ तो ब्लैंक हो गया 2 मिनट के लिए कि अरे, तो बहुत बहुत मुझे पता नहीं था कि ये अवार्ड इतना बड़ा, संगीत की दुनिया में इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है। और ये बहुत ज़रूरी है कलाकार को कि एक अवार्ड मिलते रहे तो वो आगे कुछ सोचता है करने के लिए, एक प्रोत्साहन मिलता है, उसको एक इनकरेजमेंट मिलता है कि नहीं यार ये मिल गया, अब इसके आगे क्या है, और अपने आप को अच्छा करो, और रियाज करो, और प्रैक्टिस करो। ये एक हर कलाकार का, मेरे ख्याल से जितने भी यंग कलाकार हैं, उनका एक मोटिव होता है। अच्छा सर, जब ग्रैमी मिला उसके बाद बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई होंगी, बधाइयाँ दी होंगी लोगों ने, तो सबसे जो ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था, जो बधाई थी, आपको लगा कि अब मतलब बहुत बहुत खुशी हुई, वो कौन सी प्रतिक्रिया थी? पहली बात तो जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो मुझे घर वालों ने सरप्राइज़ दिया। मेरे कुछ म्यूजिशियन दोस्त हैं, लोग ने, जो बहुत मेरे करीब हैं, वो एक तो 25 घंटे की फ़्लाइट वाया थी। उसके बाद पहुंचने के बाद 1:30 बजे रात को, 2 बजे वो एयरपोर्ट पे बुके, माला और मेरे बच्चे, पूरा वो ग्रैमी अवार्ड का फ़ोटो का जो मैंने वहाँ से भेजा था, उसका एक बड़ा पोस्टर बना के एयरपोर्ट पे लोग देख रहे हैं ये क्या है। वो तो ढोल लेके आने वाले थे। मैं बोला भाई एयरपोर्ट में अंदर हो जाएंगे, ढोल वाला अलाउड नहीं है। पर वो एक बहुत अच्छा था। फिर मेरे सोसाइटी, जहाँ मैं बिल्डिंग में रहता हूँ, हमारे चेयरमैन राजगोपाल जी, उन्होंने पूरे सोसाइटी को दावत दी, मेरी ग्रैमी स्टेज पे बुला के, स्टेज बनवाया पूरा, वहाँ पे खड़ा गया, वो बहुत टचिंग था। और TV9 जो कल मुझे पुरस्कार दिया है, लोगों के सामने बुला के दिल्ली तक बात पहुँचाई, ये एक मैंने आपको कहा कि एनकरेजमेंट है। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ TV9 का कि जो सारे ग्रैमी वालों को, जो भी अवेलेबल थे, उनको बुलाकर ये सम्मान दिया है। सर, चूँकि क्लासिकल बहुत सारा, इधर हम लोगों ने ग्रैमी में जाके क्लासिकल म्यूज़िक, रविशंकर भी थे, आपके पिताजी भी थे, तो अभी क्या है क्लासिकल का फ्यूचर? आप क्या देख रहे हैं इस अवार्ड से पहले और इस अवार्ड के बाद? ये मेरे ख्याल से मेरे जो परस्यू करते हैं क्लासिकल को, जो मेरे यंगस्टर्स हैं और जो मेरे को आर्टिस्ट हैं, जो मेरे साथ के मेरे हम उम्र वाले, उनको एक ये आशा मिल गई कि अगर मुझे मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता। तो हमें भी कुछ कोशिश करना चाहिए, कोलैबोरेशन करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। और हम, ये मेरे लिए भी बड़ी गर्व की बात है कि जब मुझे मिला अवार्ड तो मैंने यही सोचा, पहली बात मन में अपने आप आई कि मैं अपने देश के लिए कुछ ले जा रहा हूँ, अपने बांसुरी और अपने संगीत के माध्यम से। अब चाहे वो क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो, सब में नोट 7 है, 7 नोट है। कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ कि 8वां सुर पैदा कर सके, साइंस कहाँ पहुँच गया, मगर संगीत अपनी जगह पे। क्लासिकल का ये मैं कहूँगा संक्षेप में कि जब तक चांद सूरज हैं, तारे हैं, तब तक संगीत ये रहेगा, क्योंकि इससे ही सारा संगीत निकला हुआ। तो ये एक बुनियाद है। कई लोग कहते हैं ना कि बॉलीवुड ने क्लासिकल का बहुत नुकसान किया है, आप क्या इस पे टेक है? बिल्कुल नहीं। हमारे, अगर आप पुराने बॉलीवुड के गाने सुनिए तो सब रागों पे आधारित है। जैसे आपको मैंने कहा 7 सुर है, वो एक सिचुएशनल सॉन्ग बनता है, ऐसा कुछ नहीं है।
बिल्कुल, मैंने बहुत काम किया फिल्म इंडस्ट्री में, बहुत कुछ सीखने मिला है जो कि मैं अपने क्लासिकल में इस्तेमाल करता हूँ। बहुत बाबूजी ने बजाया, हरी जी ने बजाया, शिव जी ने बजाया, रामनारायण जी ने बजाया, रईस खान साहब ने बजाया, सुल्तान खान साहब ने बजाया, और अपना क्लासिकल छोड़ा नहीं। दोनों काम करते रहे। है संगीत का, पर वो भी बहुत मुश्किल संगीत है। एक 3 मिनट के गाने में सबको खुश करना है, और हम डेढ़ 2 घंटा क्लासिकल कॉन्सर्ट करते हैं। वो एक अपनी जगह है वो, और बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हर चीज़ दूसरों के हिसाब से करना है, अपने मन का नहीं है। म्यूजिक डायरेक्टर का ये गाना है, उनके अपने सुर में है, उनका अपना मुश्किल गाना जो कंपोज किया उन्होंने, एक महीना लगा दिया। वो एक आर्टिस्ट को जाके वहाँ पे स्टूडियो में 2 घंटे में गाना है, तो ये मुश्किल काम है। तो वो ये जो दोनों कर लेगा, मेरे ख्याल से उसके लिए संगीत का और एक दौर खुल जाता है। अच्छा, अभी आप हरी जी की बात कर रहे थे, तो आप कह रहे थे कि आपने उनसे बहुत ज़्यादा वैसे प्रॉपर शिक्षा नहीं ली। मैं कहीं पढ़ रहा था, ऐसे बैठ के उनको देख के 1 to 1 नहीं हुआ, बिकॉज ये मेरी एक तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उस घर में जन्म लिया जहाँ पहले से बांसुरी पली बड़ी थी। पर जब मैंने सीखना शुरू किया तो ही वॉज ऑलरेडी अ स्टार। तो उस ज़माने में वो तो घूमते रहते थे, इतना कॉन्सर्ट्स इतना, और जब भी शहर में रहते थे तो अपने स्टूडियोज़ के काम और रिकॉर्डिंग्स बजाते थे। मतलब आज पुराने गाने जो भी सुन लीजिए, सब में बांसुरी उनका बजा हुआ है। तो वो मेरे लिए एक टाइम गड़बड़ था। तो मेरी शिक्षा ज़्यादा स्टेज पे हुई जब उनके साथ मैंने बजाना शुरू किया, साथ संगत, कि वो कैसे बजा रहे हैं, कि वहाँ पे अपना वो जो 200% देते थे, तो ऐसे कैसे बजा रहे हैं, ऐसे क्या। तो वो एक ऑनलाइन जो आज के ज़माने में ऑनलाइन था, उस वक्त लाइव ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण किया मैंने। उनको बाबूजी कहते थे आप? उनको बाबूजी, अभी भी बाबूजी कहता हूँ। तो आधी दुनिया तो समझती मैं उनका लड़का ही हूँ। आप ना अभी बात कर रहे थे बॉलीवुड की और बाबूजी की और शिव जी की। तो शिव हरी की जोड़ी बहुत कमाल की जोड़ी रही। उन्होंने सिलसिला का एक गाना किया था, रंग बरसे। तो मैं आपका इंटरव्यू पढ़ रहा था एक, तो उसमें आप बता रहे थे कि जब वहाँ अमिताभ बच्चन थे और वो गाना रिकॉर्ड हो रहा था, तब आप वहाँ पे थे उस वक्त। वो कैसा था, और उस समय आप कितने साल के थे? मेरे ख्याल से 11 12 साल का हुआ होगा। तो हमारा क्लास हर संडे को हुआ करता था, हम लोग ग्रुप में सीखने ही आते थे। तो वो सीखने के बाद बाबूजी ने बोला कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, उसके पहले मुझे कहीं सिटिंग जानी है। तो यश चोपड़ा जी के घर पे हम लोग बैठे थे, और अमित जी आए थे वहाँ पे गाना की रिहर्सल करने। तो पहले मैं तो उनको हमेशा टीवी पे देखा था, यहाँ देखा तो मैं तो उनके घुटने तक था। तो देख के आश्चर्य हो गया कि अमिताभ जी को मैंने अपनी आंखों से देखा। एक तो ये, फिर मेरे हाथ में मेरी फ्लूट थी, छोटी थी, ये क्या करते हैं बाबूजी बोले, मेरा बच्चा है, जरा बजाता है। अच्छा बजाता है, बजाओ, सुनाओ जरा मुझे। तो अपनी जो भारी आवाज़ में सुनाने को कहा, तो मैं तो वहाँ रोने लगा। अरे कोई बात नहीं, अच्छा बाद में सुना। तो वो एक याद रह गया मुझे कि अमित जी को जो हमेशा टीवी पे देखा था, उनको मैंने लाइव देखा। पर उस ज़माने में बिल्कुल पता नहीं था उस उम्र में कि मैं किससे सीख रहा हूँ, बाबूजी कौन है, क्या है। अमित जी उनसे मिलने आ रहे हैं और सब गाने का रिहर्सल हो रहा है कि बड़े बड़े लोग। अब जाके मालूम पड़ता है बाबूजी क्या है। बस उनका नाम लो, और ऐसा कौन नहीं है जो जानता है। आप जो क्लासिकल की बात कर रहे हैं, बॉलीवुड ओवर शैडो कर रहे हैं, नहीं, वो अपनी एक जगह है। ये तो बहुत अच्छी खुशकिस्मती है हमारी कि हमारे देश में इतनी आबादी है कि हर किस्म के म्यूज़िक के लिए ऑडियंस है। पर हम वैसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि 25-30 हज़ार ऑडियंस क्लासिकल के लिए है। ये एक बड़ा इंटीमेसी वाला गाना बजाना है, ध्यान से सुनना उसको, तो उसकी एक अपना ऑडियंस है। अच्छा, उस वक्त कौन आते थे घर में, किनसे मुलाकात हुई जब जाते थे? कल जैसे मेरा कार्यक्रम था कमानी में, खान साहब, अमजली खान साहब आए थे कॉन्सर्ट में। तो मैंने स्टेज पे बोला भी कि जब बाबूजी के यहाँ आते थे डिनर करने, तो मैं वहाँ पे हाजिर होता था सबको सर्व करने। विलायत खान साहब आते थे, रामनारायण जी आते थे, फिर बहुत से आधे लोग का तो उस ज़माने में नाम भी नहीं जानता था, मगर सबका आशीर्वाद था। अच्छा ये बजाता है तो बहुत छोटा है, ऐसा कुछ बजा के सीखा, वहीं 10-15 मिनट कुछ बजा दिए। तो सबका आशीर्वाद है जो आज मैं जो भी हूँ, बाबूजी का और मेरे परिवार का, माता पिता का और सारे कलाकारों का आशीर्वाद। अच्छा, बांसुरी के साथ एक चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें आप बजाते हैं अलग अलग, लेकिन बांसुरी के साथ एक चीज़ है, स्पिरिचुअलिटी लेके आती है।
वो कहाँ से आई सांस में जो स्पिरिचुअलिटी होती है? क्योंकि बांसुरी बजाते उसको सुनते ही एक लगता है कि आध्यात्मिकता कुछ फूट पड़ रही है। ये मुझे लगता है कि ये साज जो है वो किशन जी का है। तो इस साज को अपने आप एक आशीर्वाद है कि जो भी बजाएगा भाई उसमें मेरा नाम जुड़ा हुआ है। आप देखिए एक रास्ते में एक जू बीच पे मैं अभी भी कभी जाता हूँ तो एक वो गाना ही बजाता रहता है, मगर लोग 4 बार मुड़ के ज़रूर देखेंगे और 2 मिनट 3 मिनट खड़े होकर सुन के ही जाएंगे, इग्नोर नहीं कर सकते। तो मुझे ये लगता है कि वो अच्छा तो बजा रहा है, उस खुले हवा में अच्छा लगता है। एक तो ये साज भी ऐसा है कि नेचर से बहुत कनेक्टेड है। आप अगर पहाड़ों में बजाइए तो अपने आप रिवर्ब आता है, उसमें झरने एक फील आता है। और प्लस स्पिरिचुअलिटी की आप बात कर रहे हैं, वो तो एक कलाकार होता है जो उसको क्या रूप दे रहा है, वो किस भावना से बजा रहा है। जिसे हम कहते हैं कि आपका जो नेचर है आपके संगीत में दिखता है। तो अगर छल कपट वाला नेचर होगा तो छल कपट दिखेगा, अगर आप अंदर से प्योर, जितना प्योर है इन लोग का, इसलिए तो इन कुछ ही कलाकारों का संगीत दिल तक छूता है, क्योंकि वो दिल से बजाते हैं। उसमें कोई मोटिव नहीं कि कौन मुझे देख रहा है, क्या कर रहा है, क्या मैं पहन के आया हूँ, क्या वो पहना हुआ है, ये बजाऊंगा तो ताली मिलेगी। सब अच्छे कलाकार हैं, सब अपनी अपनी सोच, पर आप किस सोच से उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। ग्रैमी पे लौटते हैं, फिर ख़त्म करेंगे। जाना है राकेश जी को, वहाँ किससे मुलाकात हुई और वहाँ तक पहुँचने का क्या प्रोसेस रहा, ग्रैमी तक पहुँचने का, और नए बच्चे जो सीख रहे हैं उनको कुछ अगर आप कहना चाहें तो। ग्रैमी बस पहुंचने का तो बहुत उन्होंने आसान किया था। ईमेल आते रहते थे, मुझे रजिस्टर करना पड़ा कि भाई आप नॉमिनेट हो गए। तो पहली बात तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उस्ताद जाकिर हुसैन जी का। एक मिनट सर, यहाँ तो जैसे ऑस्कर्स के लिए जैसे यहाँ से एंट्री जाती है, आप इंडिपेंडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं। ग्रैमी का क्या प्रोसेस होता है? ग्रैमी का एक तो एल्बम आपको भेजना पड़ता है। अच्छा। एक उनका टाइम ड्यूरेशन है, उसके पहले सबमिशन हो जाना चाहिए। अच्छा। फिर उसको सुनवाई होती है, उसमें पूरा 6-8 महीना लगता है। जूरी होती होगी, बहुत जूरी, बहुत टाइट जूरी। उसके बाद भी ख़त्म नहीं होता। मैंने सुना है कोई थर्ड पार्टी है कि जो देखता है कि म्यूज़िक को जो जूरी ने पसंद किया है वो अप टू मार्क है कि नहीं, और फिर वहीं एनवेलप तैयार होता है, वो सीधा स्टेज पे खुलता है। अच्छा। इसलिए ट्रॉफी हमारे हाथ में नहीं आई अभी तक। अब वो प्रिंट होगा कि इसको मिला, उसका नाम, ये 60th ग्रैमी अवार्ड था, उस पर सब छपेगा और बाय पोस्ट आएगा। तो वो उसी वक्त मालूम पड़ता है, किसी को पहले से ये खबर भी नहीं होती कि आपको मिलने वाला है। आप चाहे भले आओ चाहे नहीं आओ, आप अगर जीते हो तो आपको ट्रॉफी घर पे आ जाएगी। अच्छा। वहाँ किससे मिले वहाँ पर? जब वहाँ तो थोड़ा मैं अनजान था, बिकॉज वहाँ की जो म्यूज़िक का स्टीवी वंडर ने अनप्लग वहाँ पे बजाया। सो बहुत मज़ा आया। एक अलग ही सीखने वाली बात है कि उस दिन बहुत तूफ़ान और इतने पानी भरा था घुटने तक। अच्छा। उसके बाद भी 15-18 हज़ार लोग आना, मतलब संगीत की चाहत लोगों को, और अप्रिशिएट करना हर गानों के बाद, हर अवार्ड के बाद खड़े होकर ताली बजाना। वरना भले वो इंडिया से कोई आया कहीं, भाई जीता है तो कुछ है वो। तो एक जो इज्जत प्राप्त हुई है वो आई थिंक भगवान का आशीर्वाद है। नए बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो सीख रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं? इसके पहले कहना चाहूँगा उस्ताद जाकिर हुसैन ने, जिन्होंने मुझे इस कोलैबोरेशन में आने की अनुमति दी, और उन्होंने कहा कि भाई एक फ्लूट चाहिए हमारे ग्रुप में, जो वो एल्बम है एज वी स्पीक। वैसे शुरुआत हुई, उनकी वजह से मैं इस ग्रुप में आया। और बेला फ्लेक वहाँ के जो बहुत ही, वो ऑलरेडी 16-17 अवार्ड विनर है। एडगर मायर जो कि 6-7 ऑलरेडी विनर है। सो ऐसे लोग के साथ रहने से मेरे लिए एक सीख है, ये सीखना है। तो बच्चों से मैं ये कहूँगा कि सीखते रहिए। ये नहीं कि आप अगर फ्लूट बजा रहे हैं तो सिर्फ फ्लूट वाले को सुनिए, नहीं, गाने वाले को भी सुनना चाहिए, सितार, सरोद, वोकल, सबको सुनना, और कॉन्सर्ट में जाना चाहिए कि वो आर्टिस्ट कैसे प्रस्तुत, क्योंकि सीखना, एक सुनना भी एक सीख होती है। हम लोग सिर्फ बजा रहे, मार्केट में क्या हो रहा है, उस राग को वो किस हिसाब से बजा रहा है, खाली यूट्यूब से सुनने से नहीं होता। एक लाइव कॉन्सर्ट कैसे इंटरेक्ट एक आर्टिस्ट कर रहा है, क्योंकि अगर आपको भी वहाँ बजाना तो ये सब आपको भी आना पड़ेगा वहाँ पे। भाई एक बार अगर मैदान में उतर गए तो फिर वॉर कैसे जीता जाए। हाँ, जैसे कहते हैं कि ना, फिल्म मेकिंग जब आप करने जा रहे हैं तो पहले से खूब देख के जाइए, क्योंकि बाद में वक्त मिलता नहीं है वहाँ। उसको डायरेक्शन करना है, वो हर डायरेक्टर की फिल्म देखता रहता है कि भाई इसका ये एलिमेंट कमाल है, उसका रोमांटिक अच्छा है, उसका ये एक्शन एलिमेंट अच्छा है, तो मैं ये सबको मिला के अगर मुझे ऐसा कुछ काम मिला तो मैं कैसे करूँगा। एक आइडिया,
इंस्पिरेशन, चोरी नहीं कहूँगा, बिना इंस्पिरेशन कुछ नहीं हो सकता। मैंने बाबूजी को देख के सीखा है, उनको अभी भी देख के सीखता हूँ, अभी भी सीखने जाता हूँ जब भी मौका मिलता है। हम आज की जनरेशन जो है वो थोड़ा बहुत मुझे भी फॉलो करती हैं, तो भाई ज़रूरी अच्छा है। अगर जो कलाकार पसंद है, एक ज़माने में देखिए हर आदमी अमिताभ वैसे हेयर कट और यूसुफ साहब, दिलीप साहब बनना चाहता था, तो एक इंस्पिरेशन है। अगर आप आइडिया नहीं लेंगे, आप सोचेंगे मैं ही सब कुछ हूँ, तो अंधेरे में मोर नाचा किसी ने नहीं देखा। अगर आप उतर रहे हैं मैदान में, तो आपको सबको, ये लोग ऐसे नहीं अपने बाल सफ़ेद किए, दुनिया के साथ रह के उनको उनकी पसंद क्या है वो भी जानना ज़रूरी है प्रस्तुत करने के पहले। लास्ट सवाल, कैसे पता चलता है कि जैसे मान लीजिए फिल्म हमने देखी तो उसमें एक बोलेंगे कि यार कैमरा एंगल बहुत अच्छा है, इसकी लाइटिंग बहुत अच्छी थी, इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, दिखता है, पर जैसे आप बांसुरी की बात करें या फिर अन्य तबले की बात करें, तबले में तो फिर उसके बाद इन सब को कैसे आंका कैसे जाता है कि वो तो सुन के ही पता चलता है कि यार ये तो बहुत अच्छा बजा रहा है। कौन महान कैसे हो जाता है? कोई महान देखिए होने से नहीं होता, लोग बनाते हैं उनको। भाई मुझे इसका संगीत अच्छा लगता। अगर आप टेक्निकली जा रहे हैं कि इसका लाइटिंग अच्छा है, इसका कैमरा अच्छा है, तो इसका मतलब आपको उस चीज़ की पता है। ज़्यादा पता होने से भी गड़बड़ होता है, फिर आप क्रिटिक बन जाते हैं। आप पिक्चर एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे कहाँ ये गलती कर रहा है, हाँ ये इसकी शक्ल पे शैडो आ गया, लाइटिंग ठीक नहीं है, ये गलती कर रहा है, इसने यहाँ पे सुर हिल गया। जैसे बहुत लोग सिर्फ योगा पोज में बैठ जाते हैं, संगीत का मजा लेते हैं, वो असली सुनकार अगर आप वैसे सुनेंगे। इसलिए बहुत कलाकार, बहुत से श्रोता ये भी सोचते हैं कि हम क्लासिकल नहीं जाएंगे, क्योंकि क्लासिकल सुनने के लिए हमको समझ चाहिए, उसको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप उसको एक्सपीरियंस, हर आदमी एक्सपीरियंस करता ना। पहले चाइनीज़ में जाना चाहिए, मैं तो रोज़ रोटी सब्जी खाता हूँ, चाइनीज़ ट्राई करते हैं। एक बार लाइफ में सब चीज़ ट्राई करना चाहिए। इसलिए मैं युवा को बोलूँगा हर चीज़ ट्राई करिए, जैज़ भी सुनिए, रॉक भी सुनिए, क्लासिकल भी सुनिए, गज़ल भी सुनिए, सब चीज़ सुनिए, फिर देखिए आपको क्या अच्छा लग रहा है, अपना मन आपका किस में लगता है। वाह। 2 फेवरेट आर्टिस्ट अपने बता दीजिए, फिर ख़त्म करते हैं। अभी हाल के दौर के 2 तो बताना बोले, एक तो बाबूजी हैं, हाँ, दूसरे उस्ताद जाकिर हुसैन हैं। और बता दीजिए 2 के अलावा, ये तो जानते हैं हम। पंडित शिव कुमार शर्मा जी है एक मेरे बहुत फेवरेट, राशिद खान थे, सर राशिद खान। अभी के जनरेशन में राहुल शर्मा है, कौशिकी जी हैं, नीलाद्री है, पुरवान है, अमान आयन अली, पंकज है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी पंकज उधास जी का देहांत हो गया है, आपको बहुत, मुझे सुबह से मैं जरा मैंने उनके साथ भी बहुत काम किया इनिशियली, कुछ 10-12 साल किसी को नहीं छोड़ा मैंने। फिल्म इंडस्ट्री हो, गज़ल हो, स्टेज हो, मतलब स्टेज पे शुरुआत ही मेरी उनके साथ हुई थी, मतलब जब होश संभालने के बाद। तो बहुत दुख भरी बात है, एक बड़ा लॉस है हमारे फिल्म इंडस्ट्री को। उनकी चिट्ठी आई है, जो गाने हैं, कैसे भरपाई होगी पता नहीं, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं है। उसके अभी जब खबर आई थी तो क्या शौक था, कैसे थे आप? मैं सुबह मुझे 12 बजे पता चला, मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था, तो मैं तो फ़ोन उन सब छूट गया हाथ से। मैं बोला ये से कैसे हो गया, मगर अब द शो मस्ट गो ऑन, मतलब भगवान की देयर इज ऑलवेज अ प्लान। आई थिंक वो अच्छे लोग की ज़रूरत ऊपर भी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।